हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम लोग एक्चुअली पॉलिटी का पीवाईक्यू यूपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग 2017 तक डिस्कस कर चुके हैं। 27 का ये लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको डिस्कस करके 2016 का डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिमिटेशन ऑफ उनके क्या क्या लिमिटेशन है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 6 में। ये लेक्चर 7 है हम लोगों का। तो फिर इसमें देखते हैं, ये डिस्कस था तो इसको छोड़ते हैं। ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन as legislative process has been provided to enforce their duty, there are cognitive to legal duties, they are they are correlative to legal duties। जो इसमें वो इन्फोर्स नहीं करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, किया किए हैं। वो कोई मतलब अथॉरिटी नहीं है कि उसको इन्फोर्स किया करेंगे हम लोग किसी आदमी के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनल इंडियन सिटीजन के ऊपर। तो फिर वो इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो फिर वो लॉन्ग रॉन्ग। दे आर कंसेक्यूटिव लीगल ड्यूटीज, वो लीगल ड्यूटीज में नहीं है। आंसर इज डी। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखते हैं, पार्ट 4 में है। पार्ट 4 ए, पार्ट 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसमें ओरिजिनल, पहले वो ओरिजिनल नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी का कोई जिक्र नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको बाद में 42nd अमेंडमेंट से 1976 में लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और 2002 में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। एज पर अभी करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अभी करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहले 10 था। और वो नॉन जुडिशबल है, ना कि वो जुडिशबल नहीं है, वो नॉन जुडिशबल है। मतलब कि उसको लागू करने के लिए अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते थे। तो फिर राइट और सिटीजन जो है वहाँ, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन आर कॉग्निटिव एंड इंस्पायरेबल। वो उसका राइट और ड्यूटी जो है वो माना जाता है कि ऐसे अवधारणा है हम लोगों के। राइट, जिसके पास राइट होगा उसके पास कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि अधिकार जो है, अधिकार के साथ साथ उसमें जवाबदेही भी होना चाहिए। एज पर एज पर एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, अधिकार के साथ साथ जवाबदेही भी होना चाहिए। वो हम लोग सिटीजन पे कॉग्निजिबल, करेक्टिव एंड इंस्पायरेबल नहीं है राइट और ड्यूटी सिटीजन के ऊपर। नो लीगल सेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन को, अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उस पर कोई लीगल सेक्शन, ऐसा नहीं है कि कोई उसके ऊपर लीगल सेक्शन हो जाएगा, जैसा फंडामेंटल ड्यूटीज पे होता है, फंडामेंटल राइट्स पे होता है लीगल सेक्शन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हम लोग हाई कोर्ट मूव करते हैं, अगर हम लोग का कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो उसमें उस तरह फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई वायलेट करता है तो उसमें हम लोग कोई किसी कोर्ट पे जाके उसके ऊपर कुछ लीगल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते। द पार्लियामेंट आर फ्री टू इन्फोर्स देम इन सुटेबल लेजिस्लेचर। फंडामेंट पार्लियामेंट जो है वो फ्री है उसको इन्फोर्स करने के लिए, अगर वो चाहे तो उसके ऊपर रूल रेगुलेशन ला सकता है, लेकिन अभी उसके ऊपर नहीं है। दैट मीन्स दैट इज सेइंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, जो हम लोग पहले भी अभी देख चुके हैं। देयर आर राइट आर कॉग्निटिव, राइट आर correlative and with duties, right are correlative with duties, कि यहाँ पे हम लोग देखें ना, correlative, citizen right and duties of the citizens are correlative, inseparable, correlative and inseparable, वही है। rights are correlative with duties, rights certain rights has been guaranteed within the constitution as a fundamental right. The constitution has also emphasized to certain duties which are correlated with inseparable to the rights. This duty has been described as a fundamental duty, वो fundamental। नेक्स्ट 2015 में देखते हैं हम कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज में, मतलब प्रेम्बल या फिर फंडामेंटल, प्रेम्बल में या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में कौन सा क्वेश्चन आया था। द अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, इसमें सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किस में है? सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तीनों प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
Directive principle of state policy, fundamental right and fundamental duty. The socialist, 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 secular and sovereignty, socialist, secular और sovereign, socialist, secular, ये तीनों ये है प्रेम्बल में, लेकिन sovereign, unity and integrity तीनों एक साथ प्रेम्बल में नहीं है। आज कंफ्यूज आ रहा है स्टूडेंट कि प्रेम्बल में है या फिर किसमें। मैक्सिमम स्टूडेंट टिक मार देता है, मैक्सिमम स्टूडेंट टिक मार देता है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक्चुअली ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज में है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टोटल ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। और फिर ये कहाँ पर मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में? अंडर अंडर 51 आर्टिकल क्लॉज 51 आर्टिकल ए क्लॉज सी में मेंशन है टू होल्ड टू टू uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. 51 51 ए क्लॉज सी में ये है आर्टिकल 51 क्लॉज ए 51 आर्टिकल 51 ए क्लॉज सी में ये फंडामेंटल ड्यूटी अवेलेबल है। sovereignty, unity and integrity of India, to uphold sovereignty, unity and integrity of India. Next is fundamental article 51C, article 51A, the India is welfare state. welfare state किसमें मेंशन है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा आर्टिकल में बताता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि वेलफेयर स्टेट है। अब बात करता है आर्टिकल 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 38 talk about Article 38 talk about state to secure the social order and for the promotion of welfare of the people. State to secure social order and the for the promotion of welfare of the people. Article 38. Directive principle of institution of legislature are executive to establish under welfare state. Consider the following statement regarding the directive principle of state policy. The principle spell out the social economy democracy in the country. The provision contained in the principle are not enforceable by the court. जिनों में से कौन है? बोथ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये सोशल इकोनॉमी डेमोक्रेसी के बारे में भी बात किया हुआ है, और फिर ये नॉट इन्फोर्सेबल, किसी कोर्ट में वो इन्फोर्स नहीं किया सकता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी है, इंस्टेब्लिश करते हैं, और फिर नॉन जुडिशियबल है, कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द इम्प्लीमेंट देम, or but they help the court to examine and determine the constitutional validity of law. If a court find that a law, if a ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, if the court find that a law seek to give effect to the directive principle, it may be considered such as law to be reasonable in the relation of Article 14 and Article 19 Supreme Court. The Constitution of India promotion the international peace and security, including in the directive principle of state policy. Peace and security कौन सा आर्टिकल में बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 डायरेक्टिव, ये तो इसका आंसर क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग आर्टिकल 51 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 स्टेट्स शैल बी endeavor to promote international peace and security, endeavor to promote maintain just and honorable relation between the nation, and forest foster respect for the international law, treaty obligation in the dealing with organized people with one another, and encourage the settlement of international dispute by arbitration. Economic justice is the one of the objective of the Indian Constitution has been provided in
provided in the preamble and directive principle of state policy. Preamble and directive principle of state policy. Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination and garnering inequality of wealth, income, and property. Explicitly, preamble explicitly provide for the economic justice. The term justice of preamble embraces the three distinct forms: social, economic, and political. To secure through the provision of directive principle of state directive principle like Article 31, 38 Clause 1 and 39 Clause C. The state shall strive to promote the welfare of the people to securing and protecting as effectively as may be a social order in which justice, social and economic and political shall inform all the institutions of the national life. Article 38 Clause 1. To operation and of the economic system does not result in the concentrations of the wealth and means of the production of to the common determinant. Article 31C. According to the Constitution of India, which of the following are the fundamental for the governance of the country? Article Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy. Article 37 Clause DPSP. The principle laid down the DPSP of fundamental in the governance of the country. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल माना जाता है। वो मतलब कि जैसे भी कोई ड्यूटीज या फिर कोई लॉ या फिर उसके रिलेटेड कोई स्कीम या योजना या कुछ बनाता है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। दैट इज टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2011 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैविंग बेयरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है? दैट इज मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी मेंशन है ना जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन के बारे में यस ऑलरेडी मेंशन है। उसी से तो एजुकेशन को तो लिया गया था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A। एजुकेशन तो वहीं से फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही उठा के फंडामेंटल राइट में लॉ बनाया गया था। तो एजुकेशन किस आर्टिकल में था? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 says that provision of early childhood care and education to the child below the 6 year, and article 46 talk about promotion of education and economic interest of the SC, ST and other weaker section. आर्टिकल 45 एंड 46 दोनों बात करता है एजुकेशन के बारे में। एंड और शेड्यूल 7 नेक्स्ट शेड्यूल 7 टॉक अबाउट एजुकेशन के बारे में। शेड्यूल 7 एंड आर्टिकल 246 of the constitution deal with the division of power between the union and state. Education is the subject of entry 25 important concurrent list। पहले वो स्टेट लिस्ट में था बट इसको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में कर दिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 इंसल्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट से उसको एक कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 1977 में। 11 12 शेड्यूल्स आर डील विद रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। दे आर एडेड बाय द 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिस्पेक्टिवली। एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट ऑफ बोथ इन द शेड्यूल। Consider the following directive principle of state policy ensure the constitution of India। और ये मैं इसमें तो गलती हो जाएगा। गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है? फोर ऑप्शन में थे। सिक्योरिंग ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यस ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री गांधी जी का हमेशा इनिशिएटिव यही रहता था जब भी मतलब कि स्ट्रगल होता था, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या फिर जलियांवाला बाग मासेकर के बाद जो फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो हुआ उसके बाद अगर रेस्ट का टाइम होता है तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री को विलेज में जा जाके प्रमोट करते थे। दैट इज टॉक अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री होता था रूरल के लिए यह सब करते था। 2 and 3 हो गया सिक्योरिंग ऑल द वर्कर्स रीजनेबल यूजन एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी।
कल्चर ऑफ नहीं, B2 and 3, B and 2 प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री का प्रमोशन का बात करते थे, और विलेज पंचायत का, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ओरिजिनल इंडियंस वेर स्टे इन विलेज। अगर भारत को देखना है तो भारत का गांव जाना पड़ेगा, दैट्स वाई विलेज। गांधी जी ऑलवेज टॉक अबाउट विलेज, विलेज पंचायत। ऑप्शन what 2 and 3। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफिकेशन नहीं करता कि गांधीयन प्रिंसिपल ये है, लिबरल प्रिंसिपल ये है, लिबरल प्रिंसिपल ये है, नेचुरल प्रिंसिपल ये है, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात करता। लेकिन हम लोग वैसे गांधीयन प्रिंसिपल को मानते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, 46 and 47, एंड आर्टिकल लास्ट 48 बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत टू वर्क एंड अथॉरिटी एंड देम फंक्शंस यूनिट द सेल्फ गवर्न। सेल्फ गवर्न का बात गांधी जी हमेशा करते थे, अंडर आर्टिकल 40 में दर्शाता है। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट कॉपरेशन बेसिस ऑफ रूरल एरिया एंड इन प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43B एंड ST SC का एजुकेशन और वीकर सेक्शन का प्रमोशन के बारे में बात करता है। और उसको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उसको एक्सप्लोटेशन उसका नहीं होना चाहिए, अंडर आर्टिकल 46 के बारे में बात करता है। प्रमोशन ऑफ कंज्यूम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को प्रोहिबिट करने का, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स इंजरीज ऑफ द हेल्थ इन आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में मतलब कि कोई भी दारू मदिरा इस सब का सेवन नहीं करने का उचित संदेश लिखा गया है। तो वो आर्टिकल 47 में वो गांधीयन प्रिंसिपल है। मतलब गांधी जी इसको कभी भी किसी को कंज्यूम करने के लिए प्रमोशन नहीं करते थे, कभी भी उसको किसी को ऐसा एडवाइस नहीं देते कि इसको कंज्यूम करना चाहिए। तो वो गांधीयन प्रिंसिपल है, वो इसके सख्त खिलाफ हुआ करते थे। दैट इज टॉक अबाउट आर्टिकल 46। तो दैट इज टॉक अबाउट आर्टिकल 47। लास्ट इज 48 जो सॉल्टर ऑफ कॉ prohibit the slaughter of calves and mitchell and drought cattle to improve their breeds, to improve the breeds under article। हमेशा गांधी जी गौ सेवन करने का प्रमोशन करते थे कि गौ का सेवन करो, अपने घर में गौ पालो, देसी गौ पालो, या फिर कोई कैटल पालो। वो हमेशा ये सब प्रमोशन कि उससे आपको सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए, आपके रूरल एरिया में सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए ये लोग इस सब ये कैटल कॉ मिल्स का प्रमोशन, कार्ब्स का प्रमोशन करते थे कि किससे सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर निर्भर ना हो, या फिर उसके लिए उसके प्रति आकर्षण हो, वो जो वो देगा उसी के प्रति, उसी से मेरे घर का दिनचर्या चलेगा। नहीं, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए इस कैटल कैटल का प्रमोशन किया करते थे। This is talk about Article 48। Next is फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो दैट मींस कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बाय हार्ट याद होना पड़ेगा। बाय हार्ट याद करना हो तब इससे आप एलिमिनेशन टेक्निक, तब इसको आप करेक्ट आंसर यूज करते हैं। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज इन आवर कंपोजिशन कल्चर, यही बात है, ये तो होना ही चाहिए और है। और to promote the weaker section of social injustice, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, ये DPSP में है। दिस इज सोशल जस्टिस एंड वीकर सेक्शन के लिए सोशल जस्टिस वो DPSP में बात करता है। और फिर उसका नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। कहेगी कि आपको याद होना चाहिए, तब फिर आप इसको डिसाइड कर दें कौन है कि नहीं। 1 3 नेक्स्ट 4 देखते, टू स्टेप टुवर्ड द एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यस, ये भी है, ये भी है, क्योंकि वर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है वर्क हार्ड, इंडोवर टू वर्क हार्ड, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही बात करता है। तो ये endeavor to work hard to achieve anything, to strive toward the excellence of all spheres of individual collective activities, so that the national continuously rise their highest level of endeavor to achieve, and to promote the opportunity of education of his child and ward between the age of 6 to 14 years, to duty to added the 86th constitutional amendment act 2002,
There is no duty of with the special talk promoting the weaker sections of the weaker sections from the social justice. फर्स्ट आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए टॉक अबाउट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बी बी में नोबल आइडिया के बारे में बात करता है। नोबल आइडिया और जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था, फ्रीडम फाइटर किए थे, फ्रीडम फाइटर जो थे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके आइडिया नोबल आइडिया को फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 51 क्लॉज सी 51 Article 51A Clause C to promote the sovereignty, unity and integrity of India. Sovereignty, unity and integrity को प्रमोट करता है आर्टिकल। और डी प्रमोट करता है नेशनल सर्विस को। अगर कभी जरूरत पड़े, डिफेंड द कंट्रीज ऑफ नेशनल सर्विस, अगर जरूरत पड़े कभी तो नेशनल सर्विस देने के लिए हमेशा इंडियन सिटीजन को उपलब्ध होना चाहिए। डी के बारे में आर्टिकल ई की बात करता है कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करने के लिए हम लोग सब पीपल एक एक ही रिलीजन, ना रिलीजन ना लिंग्विस्टिक ना कोई सेक्शन से डिवाइड होकर, बल्कि हम लोग सब ब्रदरहुड डेवलप करना चाहिए। ये ये बात करता है वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर का बात करता है। 51 क्लॉज है, सब क्लॉज एफ। जी बात करता है नेशनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग क्रिएचर को प्रोटेक्ट करने का बात आर्टिकल 51 क्लॉज है, सब क्लॉज जी करता है। डी डेवलप करने के लिए कहता है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, साथ साथ संगीतवाद का, साथ रहने का, ह्यूमनिज्म, एक दूसरे का सेवा करने का, एक दूसरे का आदर करने का, रिस्पेक्ट करने का एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए आर्टिकल क्लॉज 51 ए क्लॉज एच के बारे में, एच उसी के बारे में करता है। सेफ गार्ड द पब्लिक क्वालिटी, आप सभी पब्लिक क्वालिटी को हैम्पर नहीं कर सकते। एब्यूज एंड टू एब्यूज बैलेंस, एब्यूज जब मतलब कि मान के लिए कभी धरना प्रदर्शन होता है तो आप उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करने का बात करता है, क्योंकि वो एक्चुअली आपका ही है। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड करेक्ट एक्टिविटीज सो दैट द नेशनल constantly rise their highest level of endeavors and achievement। ये आर्टिकल आर्टिकल जे बात करता है। 51 क्लॉजेस, सब क्लॉज जे। लास्ट है फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर। दिस ड्यूटी हैज बीन एडेड इन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ये ड्यूटी लास्ट पहले 10 था, अब 11 हो गया, तो 11th नंबर ड्यूटी जो ऐड हुआ था, तो अपॉर्चुनिटी टू फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इस चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर के बच्चों को आप प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, उसको प्रमोट करने का बात करता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दिस इज ऑल अबाउट, आज यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।